नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं पुतिन की धमकी। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। जंग के साथ ही दोनों देशों के बीच सोमवार को तीसरे दौर की बातचीत होने जा रही है और इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से दुनिया को चेतावनी दी है। व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा कि कोई भी देश जो यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू करेगा उससे हम युद्ध में शामिल देश के तौर पर देखेंगे। एरोफ्लोट के कर्मचारी के साथ एक बैठक में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि इस दिशा में किसी भी आंदोलन को हमारे द्वारा सशस्त्र संघर्ष में भागीदारी के रूप में माना जाएगा। उन्होंने कहा कि नो फ्लाई जोन लागू करने से न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारी और विनाशकारी नतीजे होंगे। दरअसल यूक्रेन की ओर से नाटो से अपील की गई थी कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करे जिससे कि रूसी हमलों से बचा जा सके। हालांकि परमाणु शक्ति संपन्न रूस से सीधे टकराने से बचने के लिए नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार कर दिया है और वजह यह है कि यूरोप के सबसे बड़े जपोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस के कब्जे के बाद दुनिया में खलबली मची हुई है। सभी देश इसे एक बड़ा परमाणु खतरा मान रहे हैं। ऐसे में परमाणु शक्ति संपन्न रूस से सीधे तौर पर टकराने से बचने के लिए नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार कर दिया है। नाटो का मानना है कि यह कदम रूस को और भड़का सकता है। इसमें हम कई देश कूद सकते हैं जिससे कि यूरोप पूरे युद्ध में शुरू हो जाएगा। नाटो के इस कदम पर यूक्रेन में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भड़क गए। जेलेंस्की का कहना है कि नाटो के इस कदम से रूस को ग्रीन सिग्नल दे दिया है जिससे वो यूक्रेन के शहरों और गांवों में बमबारी जारी रखेगा। दरअसल यूक्रेन की ओर से नाटो से अपील की गई थी कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करे जिससे कि रूसी हमलों से बचा जा सके। इस पर अमेरिका ने कहा था कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने का मतलब है कि वहां पर रूसी हवाई जहाजों की घुसपैठ रोकने के लिए नाटो को अपने विमान भेजने पड़ेंगे। इससे पूरे यूरोप में युद्ध छिड़ जाएगा। उधर रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के 10वें दिन में पहुंच चुकी है और इस बीच रूस यूक्रेन के बहुत से हिस्से को अपना कब्जा जमा चुका है। यहां तक कि उसने जपोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। यूरोप के इस बड़े न्यूक्लियर प्लांट से यूक्रेन के करीब 25 से 30% ऊर्जा का उत्पादन होता था। न्यूक्लियर प्लांट पर रूस के कब्जे के बाद पेंटागन की ओर से चेतावनी जारी की गई। पेंटागन ने आशंका जताई है कि इससे परमाणु संघर्ष बढ़ाने का खतरा पैदा हो रहा है। तो पुतिन की धमकी जो है वो किस और इस पूरे युद्ध को लेकर जाएगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिक्षाविद राजेश भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। राजेश भारती जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है कि ये जो धमकी पुतिन ने दी है यूक्रेन को, जिससे पूरा यूरोप जो है वो कहीं ना कहीं तबाह होता हुआ नजर आ रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? अंशुल जी, ये जो नो फ्लाइट जोन को लेके जो रूस की धमकी सामने आई है, देखिए नो फ्लाइट जोन जो है कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है, ना कोई यूएन का। इवन यूएन के जो एक सेक्रेटरी जनरल महासचिव रहे बुतरस घाली, उन्होंने तो इसे नो फ्लाई जोन के कॉन्सेप्ट को इलीगल कॉन्सेप्ट बताया था 2001 में एक बार बोलते हुए। तो इसका इस्तेमाल जो है यूएस और नाटो के उसके अन्य सहायक देशों ने इराक वार में बखूबी इसका इस्तेमाल किया था, कुर्दों के विरुद्ध आक्रमण रोकने के लिए और सियाओं पे जो इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार के द्वारा जो जुल्म ढाए जा रहे थे उनको रोकने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे दुनिया के देशों की मान्यता हो। ये तो सिर्फ ये है कि यदि मेरे में दम है तो मैं जो है किसी देश के किसी हिस्से को जो है ये डिक्लेयर कर देता हूं कि ये नो फ्लाई जोन है। इसका मतलब है कि यदि आप यहाँ से गुजरेंगे तो हम आपको जो है आपके विमान को या आपके जो भी एयर से होके गुजरने वाले इक्विपमेंट होंगे उनको हम मार गिराएंगे। तो इसका मतलब है कि यदि नाटो ये कहे कि यूक्रेन नो फ्लाई जोन है तो इसको लागू कौन कराएगा? फिर नाटो कराएगा लागू। इसका मतलब ये है जेलेंस्की की यही कोशिश बार बार है कि यूक्रेन को जिस तरह से मदद किया है यूएस वर्ल्ड ने, नाटो फोर्सेज ने, या उन्हें उकसाया कि जो है हम आपके साथ हैं, और शायद जेलेंस्की बार बार यही कहना चाह रहे हैं कि वो जहां तक चले गए रूस के साथ विवाद में, वो यहां तक गए ही उनको लग रहा था कि नाटो उनके साथ खड़ा होगा, और नाटो ये भूमिका निभा नहीं पा रहा है। तो जब नाटो ये भूमिका नहीं निभा रहा है तो बार बार जेलेंस्की की हर तरह से यही कोशिश है कि अब जब यूक्रेन की जनता के ऊपर मुसीबत आ गई है, यूक्रेन में बम गिराए जा रहे हैं, वहां की सत्ता
मुकाबला नहीं कर पा रही है तो नाटो आए। ये नाटो को बार बार घसीटने की कोशिश है। और यहाँ पे नाटो फोर्सेज ने जो है, ऐसा नहीं कि कोई न्यूक्लियर वारफेयर से डर रही है। यूक्रेन की कीमत जो है नाटो नहीं जाना चाहती, क्योंकि यूक्रेन की मदद के लिए यदि नाटो सीधे जा रही है तो इसका मतलब है कि जो वेस्टर्न यूरोप के देश हैं वो सीधे रसिया के साथ जो है तनाव में युद्ध के भागीदार हो जाएंगे और वो रसिया उनके विरुद्ध भी जो है हमला कर सकता है, जिसके लिए तैयार नहीं है नाटो। तो ये जो है, ये नो फ्लाई जोन की मांग करना, नो फ्लाइट जोन की मांग करना, ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। बेसिकली वो ये कहने का मतलब है कि आप आओ, हमारी मदद करो और युद्ध में आप भी शामिल हो जाओ। तो ये कदम जो नाटो ने मना किया है, ये अच्छा फैसला है, क्योंकि अभी तो रूस जिस मोड में चला गया इस संघर्ष में, वहां बातचीत भी तभी संभव है जब रूस की मांग को यूक्रेन की सरकार माने। अब वो मांग जो है वाजिब है या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएन को सक्रिय भूमिका निभाए। और यूएन की परीक्षा तो सामने आ ही गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ हमने बनाया, सुरक्षा परिषद बनाया, उसमें 5 देशों को वीटो पावर दे दिया। अब उसमें से एक वीटो पावर वाला देश ही ये जो है अपनी सत्ता तंत्र का इस तरह दुरुपयोग कर रहा है या विस्तार कर रहा है, या एक देश में हवाई आक्रमण कर रहा है, सिविलियन लोगों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। अब उसके लिए कोई सुरक्षा परिषद प्रस्ताव ही नहीं पारित कर सकते, क्यों? क्योंकि वीटो पावर है। तो ये अपने आप में जो है इरेलेवेंट हो गया है। यूएनओ ये बता रहा है कि यूएनओ किसी देश की संप्रभुता की रक्षा नहीं कर सकती। बिल्कुल। सौरभ दुबे जी, आपका क्या कहना है, जो नो फ्लाई जोन की मांग पर भड़क गए हैं पुतिन, ये आपके दृष्टिकोण से आप इसे क्या समझ रहे हैं? देखिए, पुतिन पहले ही संकेत दे चुके थे कि इस मामले में अगर कोई भी तीसरा देश आता है तो निश्चित तौर पे वो टकराव सीधे रूस के साथ होगा। और ऐसे में नाटो से कोई अपेक्षा रखना मुझे नहीं लगता ठीक होगा, चाहे नाटो देश हो या अमेरिका हो। किसी भी देश को किसी एक युद्ध में हिस्सा लेने के लिए, जब दो देशों का टकराव हो रहा है, ऐसी स्थिति में अब कोई तीसरा देश जाए तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष की, वहां की जनता की प्रति भी जवाबदेही होगी। और जनता नहीं चाहती युद्ध, किसी भी युद्ध में शामिल होना कहीं की भी जनता नहीं चाहती, कहीं की आवाम नहीं चाहती। तो ऐसे में नाटो के देश हो या अमेरिका हो, वो अपनी जनता को क्या जवाब देंगे? जब वो इस वक्त युद्ध से दूर बने हुए हैं तो उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था भी संभालनी है, अपनी व्यवस्था भी संभालनी है। जब ये युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, और इसमें भागीदार जो देश नहीं है, तब भी उनकी अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का असर पड़ने वाला है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोई भी देश और इस युद्ध में शामिल होगा तो वहां की जनता को क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब बात रही यूएन की, जो अभी यूएन की यहाँ बात चल रही थी कि जो 5 देश हैं, यूएन की सबसे बड़ी खामी ये है कि वहां पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं है। जब क्योंकि जो देश वोट देते हैं, उस वोट देने में वो देश अपने हितों का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि कहीं कोई गुप्त मतदान प्रणाली नहीं है और ना ही कोई समानता है। कुछ गिने चुने चुनिंदा देश पूरे यूएन में कब्जा किए हुए बैठे हैं। अब उस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो स्वरूप है, मुझे ऐसा लगता है कि विश्व व्यवस्था का वो बदलने की जरूरत है। एक नई व्यवस्था संभव है कि इस युद्ध के बाद में जन्म ले। हालांकि इसको युद्ध मैं बताऊंगा, लेकिन जो युद्ध, इसे कुछ लोग नहीं भी मान रहे हैं, कुछ लोग सैन्य अभियान भी मान रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो रूस ने हमला किया है, हमला करने के बाद रूस भी वहां जमकर नहीं रहने वाला। रूस वहां एक व्यवस्था कायम करेगा और एक व्यवस्था कायम करने के बाद वहां से वापस खुलेगा। वो इसलिए रूस ने ये हमला अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण किया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि नाटो देश चारों तरफ से रूस की घेराबंदी करने में लगे हुए थे। अब वो घेराबंदी कूटनीतिक स्तर की थी, राजनीतिक स्तर की थी, ये एक अलग सवाल है। लेकिन रूस को जहां अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता लगी तो वहां उसने हमला कर दिया। भारत के लिए एक कहावत कही जाती है, जैसा कि भारत में, कि पुलिस से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। वो रुख इस समय भारत को अख्तियार करना चाहिए। ना ही अमेरिका से बहुत अधिक दोस्ती करनी चाहिए और ना ही बहुत दुश्मनी करनी चाहिए जी।
सामान्य व्यवहार भारत की कूटनीति में जो अभी तक नजर आया है वही व्यवहार बना रहना चाहिए। हालांकि संकेत अमेरिका की तरफ से ऐसे आ रहे हैं कि भारत को रूस से दूरी कर लेनी चाहिए, ऐसे बयान अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत की विदेश नीति पर इन बयानों का कहीं कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा जो रक्षा के क्षेत्र में जो तालमेल है वो रूस से कहीं ज्यादा बेहतर है, और आज से नहीं है, पिछले कई वर्षों से है। अमेरिका के हमारे संबंध अभी अभी बने हैं, और हालांकि इसमें कुछ वक्त बीत गया है, लेकिन संबंध बेहद ही मजबूत दिशा में आगे बढ़ चले हैं। तो हमारे लिए कोई बुरा नहीं, भारत की कूटनीति अपनी जगह पर अभी तक सफल रही है, और अगर भारत इसी कूटनीतिक स्तर पर आगे बढ़ता रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत वर्ल्ड ऑर्डर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत कुछ परिवर्तन होना संभव है। अंशुल, बिल्कुल राजेश भारती जी, अगर न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने की बात करें, रूस ने जिस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है, उसके बाद पेंटागन की ओर से ये चेतावनी जारी की गई है कि इससे परमाणु संघर्ष बढ़ने का खतरा है। तो ये जो आशंका है इसमें कितनी सत्यता मानी जाए? देखिए, रूस के सत्ता तंत्र की ओर से और वहाँ के रक्षा मंत्री ने कई एक बार से अधिक ये बयान सामने आए हैं कि हम जो है परमाणु युद्ध तक जा सकते हैं, और पुतिन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ की न्यूक्लियर कमांड जो है वो तैयार रहे। तो रूस ने ये नाटो को सीधा मैसेज तो दे ही दिया है कि यदि नाटो की ओर से किसी तरह की कार्रवाई यूक्रेन के समर्थन में होती है जो रूस के विरोध में होगा, तो हम न्यूक्लियर वारफेयर में जा सकते हैं। क्योंकि ये बात निश्चित है कि रूस ये बात अच्छे से जानता है कि जो ट्रेडिशनल वार है जी, उसमें रूस नाटो के साथ अकेले नहीं लड़ सकता, क्योंकि नाटो की जो संयुक्त कमांड है उसके पास बेहतर संसाधन है, रूस से अधिक धन की उपलब्धता है। तो रूस जो है नाटो की शक्तियों को, नाटो समर्थित देशों को एक ही बात से दबा सकता है, वो है कि वो उन्हें न्यूक्लियर थ्रेट दिया जाए। तो रूस ने जो है सोच समझ के ये बयान दिया। रूस की ओर से बार बार इस तरह की तैयारी, या यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट पे कब्जा के बाद ये जो डर है कि यदि उस प्लांट में विस्फोट हो जाए, तो युद्ध के दौरान यदि विस्फोट हो जाता है तो आप सीधे रूस को दोषी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नहीं मान पाएगा, लगेगा कि कोई दुर्घटना हो गई, दुर्घटना हो गया। तो यूक्रेन के अंदर जो सिविलियन जनता है, जो वहाँ की जनसंख्या लगभग 4.5 करोड़ है, 45 मिलियन, तो आज जो है, और हम जानते हैं कि न्यूक्लियर जो त्रासदी होती है वो सिर्फ वहाँ जो लोग अभी रह रहे हैं उन तक नहीं है, वो कई जनरेशन तक जो है उस जमीन के ऊपर आसपास, और उसका असर जो है वेस्टर्न यूरोप के देशों तक आ सकता है, क्योंकि वो काफी बड़ा प्लांट है। माना जाता है कि शायद वो यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में से एक है, और वो इतना बड़ा प्लांट है कि 25 to 30% जो है एनर्जी सप्लाई यूक्रेन को वो प्लांट कर रहा है। उस पे रूस के कब्जे का मतलब है कि वहाँ बड़ी मात्रा में यूरेनियम का स्टॉक होगा, और उसमें यदि कोई विस्फोट हो जाता है तो पूरे वेस्टर्न यूरोप के देशों को खतरा हो जाएगा। तो रूस की ये चेतावनी बार बार सिर्फ ये है कि हम यूक्रेन पे कब्जा करेंगे या यूक्रेन में अपने सत्ता तंत्र बिठाएंगे, आप कोई भी देश सीधे बीच में ना आए, बीच में आप आएंगे तो आप अंजाम भुगते, और वो अंजाम न्यूक्लियर वारफेयर तक हो सकता है। वो बेसिकली अंजाम नहीं बल्कि उन देशों को अलग रखने की एक जो है ये चाल है, और शायद ये जो है ये इसको डर के रूप में दुनिया देख रही है। लेकिन तानाशाही जहाँ व्यवस्था होती है, जैसे पुतिन जिस तरह काम कर रहे हैं, तो उसमें उस डर को पूरी तरह जो खारिज भी नहीं किया जा सकता कि नहीं रूस नहीं करेगा, इस सिर्फ धमकी मात्र है। यदि तो वो डर भी वाजिब है, और पुतिन जो है उस डर को भुना भी रहे, और यूक्रेन को जो मदद नाटो से मिलने की आशा थी वो नहीं मिला, तो निश्चित रूप से माना जाए कि वो डर बेहतर काम किया है। बिल्कुल राजेश जी, लेकिन जिस तरीके से न्यूक्लियर की धमकी दी जा रही है, और पुतिन ने एक धमकी और दी है कि अगर इसमें कोई बीच में आया है या कुछ भी होगा तो दुनिया को विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये तो चलिए आपने समझा दिया है कि जिस तरीके से ये जो धमकी यहाँ पर दी जा रही है, ये एक तरीके से सीधे तौर पर चाल है कि अगर इस बीच में कोई भी आया
तो चीजें होंगी, लेकिन न्यूक्लियर की धमकी यहाँ पर दी जा रही है। जो आक्रामकता युद्ध में देखी जा रही है उसके परिणाम भी समझ से परे हैं, क्योंकि जितने भी रक्षा के जो गणितज्ञ हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है। देखिए अंशुल जी, ऐसा है कि रूस को ये अनुमान नहीं था, या शायद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो लोग भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं उन सबको लग रहा था कि ये जो है मैक्सिमम 1 वीक का ये संघर्ष होगा और यूक्रेन विद इन वीक यूक्रेन का सरेंडर हो जाएगा। तो रूस की जो सामरिक तैयारी है उसके आगे यूक्रेन का 10 दिनों तक टिके रहना, और ये बात ठीक है कि यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पे कब्जा हो गया है रूस का, लेकिन अभी भी जो उसकी राजधानी कीव है वो अभी रूस के पूरी तरह कब्जे में नहीं आए। तो ये जो है पुतिन की योजना को भी कमजोर कर रहा है, या पुतिन के इमेज को धक्का पहुंचा रहा है, इसलिए बार बार और ज्यादा ऑफेंसिव होके पुतिन सामने आ रहा है। या पुतिन माने टीवी चैनलों पे जो पुतिन के वीडियो जो आए हैं उनमें जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो एक राष्ट्रपति का बॉडी लैंग्वेज नहीं है। मतलब पुतिन निश्चित रूप से जो है यूक्रेन के इस प्रतिरोध से, या यूक्रेन जिस तरह संघर्ष कर रहा है इस संघर्ष से जो है पुतिन का गुस्सा माने एक सीधे एक राष्ट्रपति गुस्से में दिख रहा है टीवी चैनल्स पे। तो ये इस तरह से एक राष्ट्रपति का या एक हेड ऑफ स्टेट का बॉडी लैंग्वेज जो है इस तरह सामने आना ये ठीक नहीं है। तो पुतिन के इस गुस्से को देख के निश्चित रूप से डर का माहौल है, और ये डर के माहौल में जो है आगे कुछ भी हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत को जो ये धमकी है बेसिकली, क्योंकि हम जानते हैं कि आज नाटो का विस्तार जो है मोर देन 28 कंट्रीज उसके मेंबर हैं, तो नाटो के उस विस्तार के कारण वो नाटो के विस्तार में लगभग दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के देश जो हैं उसमें शामिल हैं। तो रूस उन सभी को नाटो को धमकी देने का मतलब है कि सारी दुनिया को के उन देशों को धमकी है जो नाटो का मेंबर है। और जो है लेकिन भारत और चीन जो है दो देश ही ऐसे हैं जो इस युद्ध में अमेरिकन डिप्लोमेसी को मुझे लगता है कि जो बाइडेन प्रशासन ठीक से काम कर पा रहे हैं, या वो समय की तकाजा को नहीं समझ पा रहे हैं। यदि अमेरिकन डिप्लोमेसी फेल है तो उन्हें भारत और चीन जो रूस के बेहतर दोस्त हैं, करीबी हैं, और हम ये बात देख रहे हैं कि भारत के झंडे के साथ रूस की सेनाओं का जो बर्ताव है, फ्रेंडली ट्रीटमेंट है, तो उसमें ये एक सिग्नल है, एक मैसेज था अंतर्राष्ट्रीय जगत को कि भारत की भूमिका बढ़ाई जाए, भारत को इन्वॉल्व करके जो है इस यूक्रेन क्राइसिस को, या चीन को इन्वॉल्व करके। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है। अभी साउथ चाइना सी को लेके जो अमेरिका ने वहां पे अपने नेवल बेसेज को मजबूत किया है और वहां पे अपने जो है वार इक्विपमेंट्स भेजे हैं, तो उससे भी एक तनाव है। ताइवान को लेके अमेरिका के साथ तनाव है। फिर भी उन सारी बातों के बाद यदि यूक्रेन की मदद वास्तव में करना चाहते थे नाटो के देश, तो वो ठीक है, वो सैनिक मदद में साजो सामान तो दे रहे हैं, लेकिन वो सीधे शामिल नहीं है युद्ध में। तो वो डिप्लोमेटिक चैनल से जो है बेहतर मदद कर सकते थे, वो चाइना को प्रोएक्टिव करके या भारत को प्रोएक्टिव करके, जो अभी पुतिन के साथ बात करके पुतिन को समझा सकते थे। और आप ये देखते कि जैसे जैसे युद्ध के दिन बीत रहे हैं, सिविलियन इलाकों में बम गिरने की घटनाएं बढ़ रही है। बिल्कुल। अब वो जो है बेसिकली वो रूस के तंत्र का या वहां के रक्षा व्यवस्था का ये गुस्सा आ रहा है सामने कि वो बेसिकली जब सिविलियन कैजुअलिटी होगी अधिक, तो वो यूक्रेन जल्दी से सरेंडर करे। तो यूक्रेन की सेना सरेंडर नहीं कर रही है, तो ये जो उसी का शिकार हो रहे हैं वहाँ के सामान्य लोग, और सिविलियन इलाकों में जो है इतनी बड़ी मात्रा में जो बम गिराए जा रहे हैं। शुरू के दिनों में देखें तो रूस की ओर से बयान भी आया था कि हमारा जो ये संघर्ष है वो यूक्रेन की सरकार और वहाँ की सेना के विरुद्ध है, लेकिन अब नागरिक इलाकों को भी जो है उन इलाकों में भी बमबारी की जा रही है। तो वो एक गुस्सा है रूस की व्यवस्था का। बिल्कुल। सौरभ दुबे जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से सिविलियंस को भी 1 लाख सिविलियंस जो हैं वो उनकी आर्मी में भर्ती हो गए हैं, सिविलियंस जो हैं उनको भी वहाँ पर जिस तरीके से हार्ड एंड फास्ट ट्रेनिंग दी गई और उन्हें अब मैदान में उतारा गया है, तो यूक्रेन जो है ये भी समझ में आ रहा है कि ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस जो है वो बौखलाया हुआ है, ये धमकी भी यहाँ पर दी गई है। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये किस तरीके के समीकरण बैठते हुए नजर आ रहे हैं? अंशुल, यूक्रेन से जो खबर आ रही है उन खबरों की सत्यता अभी कसौटियों पर खरी उतरनी बाकी है। हम ये नहीं कह सकते कि जो 1 या 2 वीडियो हमारे सामने आए उन्हें देखकर हम पूरे युद्ध का अंदाजा लगा लेंगे। युद्ध का अंदाजा लगाने के लिए
अभी काफी मुश्किल होगी 1 या 2 वीडियो देखकर। तो वहां के मौजूदा हालात क्या हैं ये वहां उपस्थित कोई व्यक्ति ही बता सकता है, और जिस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं उन सभी खबरों को सत्य मान लेना भी ठीक नहीं होगा। अब रही जेलेस्की की बात, तो जेलेस्की ने भावनाएं भड़काने का काम किया है। आम नागरिकों के अंदर भावनाओं का गुबार भरा है, और जब भावनाओं का गुबार भरा जाता है तो कोई भी व्यक्ति देश के नाम पर या धर्म के नाम पर युद्ध लड़ने के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हो जाता है। वही यूक्रेन में हो रहा है। उसके कारणों को, उसके परिणामों को, उसके नतीजों को जाने बिना, और जेलेस्की ऐसे में खुद युद्ध लड़ने के लिए मैदान में नहीं है, वो केवल लोगों में भावनाएं भर रहे हैं। अभी तक जेलेस्की किसके इशारे पर काम कर रहे थे, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्यों उन्हें किसी अन्य देश से इशारा मिला हुआ था कि वो मौका पड़ने पर उनकी मदद करेंगे? तब जेलेस्की ने कुछ देर मोर्चा लेने के लिए वहां के आम लोगों को, आम आवाम को भावनाओं के साथ उतारा हो मैदान में, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है। अब जेलेस्की के अरमानों पर पानी पड़ता दिख रहा है। जेलेस्की ने जिस तरह से पूरे इस मामले में बिहेव किया है, तो वो ठीक उसी तरह से है जैसे कि कोई खेल में बोला जाता है कि एक बच्चा जब खेलना शुरू करता है कि इसके कच्चे चावल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कूटनीति में जेलेस्की के कच्चे चावल हैं, ना वो अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो रहे हैं और ना ही वो अपने देश को बचाने में कामयाब हो रहे हैं, उल्टा अपने देश का अधिक से अधिक नुकसान करा रहे हैं और करा चुके हैं। अब ऐसे में बातचीत भी होती है, बातचीत के दौर भी चल रहे हैं। अगर कोई मानकर चलिए कि समझौता हो भी जाता है, तो इतनी देर बाद समझौता होने में जब वो अपने पूरे देश में तबाही मचवा चुके हैं, तो क्या नतीजे उसके होंगे, ये एक सोचने वाली बात है। और समझौते में इस हद तक जेलेस्की अब अपनी शर्तों को मनवा पाएंगे? जाहिर तौर पर रूस का पलड़ा ही भारी रहेगा इस पूरी बातचीत के दौरान। और बातचीत के जो तरीका है वो भी एक अलबेला सा तरीका यहाँ नजर आ रहा है। बातचीत का अगला दौर कल 7 मार्च को रखा गया है। तो ऐसे में टाइम ब्रेक क्यों, जब वहां लोग मारे जा रहे हैं, हालात दयनीय हैं, तो बातचीत के दौर में इतना टाइम ब्रेक होना कहीं बहुत बड़ा सवाल है अंशुल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही है। आप दोनों ने समय निकाल के हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हम आज बात कर रहे थे पुतिन की धमकी को लेकर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब लगातार जारी है। जंग के साथ ही दोनों देशों के बीच सोमवार को तीसरे दौर की बातचीत भी होने जा रही है। लेकिन इस पूरे मसले का हल ये निकलकर सामने आ रहा है कि बातचीत में अगर समझौता होता है तो वो समझौता कितना सही साबित होगा, क्योंकि इतना लेट जो समझौता यहाँ पर हो रहा है, जितना नुकसान होना था यूक्रेन का वो हो चुका है। सिविलियंस को मैदान में उतार दिया गया है। इसके बाद अब ये जो स्थिति है ये किस और जाती दिखाई देगी, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।